अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। गो के इस मुल्क में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी बदहाली है, तवानाई बहरान है या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐवान में देखें ऐवान के बाहर देखें तो लगता है सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत ही है। इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलर डेट जो है वो 2009 में 228 अरब पीपल्स पार्टी के दौर में, पीएमएलएन के दौर में 480 अरब तक जा पहुंचता है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में हम देखते हैं कि पहले 1100 अरब और अब 1900 अरब तक ये जा पहुंचा है। इसको कंट्रोल ना पीएमएलएन कर सकी ना पीपल्स पार्टी कर सकी। तहरीक इंसाफ इसके लिए क्या करेगी, जबकि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आउटराइट जो है अपना मौकफ दे चुके हैं। हमारी बदकिस्मती है, जो हुकूमत आती है वो प्राइवेटाइजेशन और बेहतर मैनेजमेंट की तरफ पहल करना चाहती है और जो ऑपोजिशन में होता है वो इससे इंकारी होता है। एंड देन ऑफ कोर्स टेबल्स टर्न अराउंड, वही ऑपोजिशन पार्टीज आके फिर निचकारी की कोशिश करती हैं और जो ट्रेजरी बेंचेस पे थे उनका मौकफ यकसर 180 डिग्री बदल जाता है। ये चूहे बिल्ली की गेम हम कब तक खेलेंगे एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। अनफॉर्चुनेटली इसी तरह तेल की कीमतें भी हैं जो हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी मंडी में 27% इनमें कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम के लिए फकत 5% कमी आई है। बिजली की रिकवरी के लिए निचकारी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में यूनियंस को खत्म करना, इस तरह की मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। मगर इसके ऊपर क्या कोई कंसेंसस बिल्ड होगा कि नहीं होगा एक ऐसे माहौल के अंदर जिधर पोलराइजेशन जो है वो अपने ऑल टाइम अरूज के ऊपर है। इसी हवाले से आज बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मियां साहब की वापसी के लिए तमाम तर हुकूमती इक़दाम जो हैं क्या वो उनकी वापसी यकीनी बनाएंगे और वापस अगर वो आ भी गए तो एग्जैक्टली क्या अचीव होगा। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। बात करेंगे बिजली की रिकवरी के लिए निचकारी के हवाले से जो एडवाइस आई हुई है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में यूनियंस को खत्म करने के हवाले से, प्रीपेड मीटर्स के हवाले से, आईपीपी से दोबारा रीनेगोशिएट करने के हवाले से, दरामदी फ्यूल से बिजली बनाने वाले प्लांट्स बंद करने और नुकसान में जाने वाले फीडर्स की निचकारी की तजावीज़ भी। इन सारे इशूज के ऊपर ऑफकोर्स ऑपोजिशन को एंगेज नहीं किया जा रहा क्योंकि ऑफकोर्स नवाज शरीफ हेल्थ इज द बिगेस्ट प्रायोरिटी इन दिस कंट्री। 2 साल जाया करने वाली हुकूमत क्या अब ये तमाम काम कर सकेगी। वजीर आजम ने बिजली चोरों पर पावर डिवीजन की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है और उनका यह भी कहना है कि सिर्फ छोटे बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों मुझे देखने को मिल रहे हैं, क्यों नहीं बड़े बिजली चोरों के खिलाफ कारकर्दगी दिखाई दे रही जो कि सिफर है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, हमारा साथ दे रही हैं। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा पीएमएलएन की रहनुमा है, मेंबर कौमी असेंबली। नासिर शाह साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट फॉरेस्ट रिलीजियस अफेयर्स, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी हिस्सा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गिल साहब आपसे आगाज करूंगी। कैन यू गेट ओवर नवाज शरीफ साहब? क्या इधर दूध की नहरें बह रही हैं, मुआशी बदहाली हमारा इशू नहीं है, हमारा बिजली का बहरान जो है या एक जो बम की सूरत में हमें सर्कुलर डेट नजर आ रहा है, दैट्स नॉट एन इशू, यही करते रहेंगे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं आपकी स्टेटमेंट से बहुत ही स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगा जो आपने कहा 1.5 साल जाया कर देने के बाद। बिल्कुल भी इस हुकूमत ने 1.5 साल जाया नहीं किया गया। इस हुकूमत ने इस 1.5 साल में आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था आम पब्लिक के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट आपने बाहर से डॉलर लेने कितने और बाहर वालों को देने कितने हैं, वो 20 बिलियन पे छोड़ के गए थे। उसको हमने मिनिमाइज किया। 20 बिलियन डॉलर तकरीबन उन्होंने डाला करेंसी को, जो आपका एक्सचेंज रेट था उसको काबू में रखने के लिए। अब पैसे नहीं थे और डालने के लिए, और डालते तो कर्जा लेके डाल रहे ना। हमारी तो अपनी माशियत में तब पैसे थे ना आज पैसे हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट्स जो मुशर्रफ साहब बढ़ा के दे गए थे इन्हें, वो भी इन्होंने कम की। पीएमएलएन के 5 सालों में नेट डॉलर अर्निंग 0 रही और 0 से कम रही। इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई। ठीक हो गया। ये हालत में छोड़ के गए आप, एक मरीज को आईसीयू में छोड़ के गए जो मरने के करीब था। उस मरीज को हम बाहर लेके आए 1.5 साल में, और आज हम माशियत की बात कर रहे हैं। आज दुनिया मूडीज आपके बारे में क्या बात कर रहा है, जेपी मॉर्गन आपके बारे में क्या बात कर रहा है, आप मुझे दिखा दीजिए। आप मुझे आप तो सिस्टम की दुरुस्तगी कर मुझे बात पूरी कर लेंगे। आपका सवाल बहुत जानदार थे, अब जवाब देने दें, वही दो दूं तो काफी है।
बड़े जानदार सवाल थे आपके। तो आपकी अब एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, टूरिज्म फ्रेंडली है, आपको इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपको इज्जत दे रही हैं, वापस रिस्पेक्ट कर रही हैं, आपके साथ एंगेज हो रही हैं, आप एलिनेटेड नहीं है पूरी दुनिया में। नवाज शरीफ ऑब्सेस्ड हो गए। मैं बताता हूं, एलिनेटेड नहीं है, मैं उसका भी जवाब देता हूं आपको। अब आपने दूसरी बात कही कि सर्कुलर डेट, ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया कौम के साथ। इन्होंने सर्कुलर डेट कभी पे नहीं किया था, कर्जा लेके एक जगह से दूसरी जगह पार कर दिया था आते ही, जब और वो भी जिनको दिया था वो आपको सारी कहानी पता, बगैर किसी बात के। ये हमारे पास सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे 1.3 ट्रिलियन, 460 बिलियन नहीं छोड़ के गए थे, ये 1300 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गए। 1100 अरब कर लें, चलें 1300 1.3। मैं आपको कल डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, ये पहले भी किसी ने चैलेंज किए थे। टुमारो उमर अयूब साहब आपको अपने ऑफिस से आपके प्रोड्यूसर उमर अयूब नेपरा का चेयरमैन ही इख्तिफा नहीं करते सर। आगे चलते हैं। अब इस टाइम हम फैक्ट्स पे बात करें। फैक्ट्स ये हैं कि 38 बिलियन पर मंथ सर्कुलर डेट का इजाफा हो रहा था जिस दिन हमने गवर्नमेंट टेक ओवर की। हम उसे 12 बिलियन पर मंथ पे लेके अगेन ये नया फिगर है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। उमर अयूब कहते हैं 10 अरब पर मंथ उमर अयूब का है, ये आपका नेपरा का चेयरमैन कहता है 40 अरब से बढ़ के पर मंथ है, और अब आप 12 कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको जो स्टेटमेंट दे रहा हूं वो उमर अयूब साहब की दी हुई स्टेटमेंट है। 10 और 12 में फर्क हो सकता है किसी महीने। सुन लीजिए बात, किसी महीने में, किसी महीने 40 अरब कहते हैं। मैं दोबारा पर मंथ वो अगर कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि मुझे जो फिगर है वो हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने दी है, परसों ही दी है। 10 से 12 के दरमियान में फ्लक्चुएट करता है डिफरेंट महीनों में, क्योंकि हर महीने का मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, ये तो आपको नजर आया कि ये जो जिन था बोतल से निकला हुआ, इसको हम काबू कर। ये जिन बना क्यों? ये जिन इसलिए बना कि इन्होंने किकबैक्स लेने के लिए ऐसे एग्रीमेंट्स किए। जब दुनिया 8 सेंट पे बिजली खरीद रही थी, इन्होंने 24 सेंट पे बिजली खरीदी। हमने एक ही मुआहदा किया, हवा से बनने वाली बिजली 4 सेंट पे हम वो बिजली खरीद रहे हैं। ठीक हो गया। इन्होंने जो इवन सोलर लगाए, वो जो कायदे आज़म सोलर जो नहीं चल सका, उसके रेट्स देख ले, वो भी पूरी दुनिया में सबसे महंगे। गैस आज ऑल टाइम लो है, हम डबल ट्रिपल पैसों पे आज गैस खरीद रहे हैं जो ये एग्रीमेंट करके गए। तो जब मुल्क को ऐसे लूटा जाएगा जैसे दुश्मन नहीं लूटते, तो निकलते हुए 1.5 साल तो लगेगा। अब आते हैं नवाज शरीफ। नहीं, पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, पॉलिसी और बात होती है और ड्यू डिलिजेंस करना और बात। काम ही नहीं किया जो ये नहीं, हमने बिल्कुल किया, हमने बिल्कुल किया। हमें ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ के गए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके गए, आपको लगता किया नहीं। प्राइम मिनिस्टर, अब बहुत सारी बातें ना नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं, भले इन्होंने की हो भले हमने की, मैं बहुत सारी बातें यहां नहीं कर सकता कि प्राइम मिनिस्टर किस किस कंट्री गए और वहां क्या क्या रिक्वेस्ट और हमने क्या क्या चीजें नहीं की उस चुंगल से जान छुड़ाने के लिए जो ये 15 साल के लिए हमें बांध के गए। तो वो मैं यहां शेयर नहीं आपसे कर सकता, लेकिन काम हो रहा है। क्या आपको नहीं, एक सेकंड, आपको नहीं लगता कि इन सारे मामलात के ऊपर इनको ऑन बोर्ड लेना जरूरी है कि इन अहम कौमी इश्यूज के ऊपर, जिधर 500 अरब के लाइन लॉसेज हैं, अरबों रुपए का एक गर्दिशी कर्जा है जो कि बलून होता जा रहा है, यू नीड द ऑपोजिशन ऑन बोर्ड के। जी, जिसने हमारे घर को आग लगाई, अब हम बाहर खड़े रो भी रहे हैं, उसको बुझा भी रहे हैं, उसको भी साथ ले जिसने आग लगाई हुई है। सर, इनको वोट मिले हैं, you might not like them, हम नहीं चाहते। कौम के नुमाइंदे हैं। वो देखें, वोट तो कई दफा क्रिमिनल्स को मिल जाते हैं, मिल तो गए ना, मिल जाते हैं ना क्रिमिनल्स को। आई डोंट अंडरस्टैंड। बात कर रहे थे आपके पास गिल साहब, आप बेसिकली कह रहे हैं हम इनके साथ नहीं मिल सकते। ये हमारे 1.25 करोड़ वोट जो है वो बिल्कुल मिला है, का है। फिर बिल्कुल मिला। और हमारा जो वोट है, आपका जायज है, आपका ज़मीर वाला वोट नहीं। ये महर आप एक अजीब मंतक दे रही है इस तरह, पूरी दुनिया में लीडर की नहीं, हमारी कराची में जिसने दिया, हमारी ये मंतक नहीं है। मैं दोबारा बताता हूँ। पूरी दुनिया में जिसकी गवर्नमेंट होती है वो एक मैनिफेस्टो पे वोट लेके आता, उसकी चॉइस होती है उसने किससे मिलना है। इस तरह तो पूरी दुनिया में हर एक ही अपोजिशन के साथ मिलकर, क्योंकि वोट तो अपोजिशन को भी पड़ते हैं। 51 अगर हो और 49 हो तो बराबर के वोट होते हैं। अच्छा, आगे चलिए, आगे नहीं, इंशाल्लाह होंगे और हो रहे हैं। हमने आपको मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल के दिखाया। आज आपके यहां इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज आपकी FDI जो है वो 66% पिछले सालों की निस्बत ऊपर गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमने इसकी जिंदगी में फर्क कब आएगा? मैं इसकी जिंदगी बताता हूं। इसकी जिंदगी में इसलिए फर्क मुश्किल हुआ कि इसने भी बहुत सारे साल उन लुटेरों को वोट दिए जो लूट के खाते रहे 50 साल तक, सजा नहीं दे रहे ये, और हम इकट्ठे भुगत रहे हैं। और हम इंशाल्लाह इनको बाहर निकालेंगे इस सारी चीज से, और बहुत जल्दी निकालेंगे। अगली बात आपको बताऊं, आपने कहा कि नवाज शरीफ से हम ऑब्सेस्ड हैं। बिल्कुल ऑब्सेस्ड नहीं है, हमारी कुछ कानूनी जिम्मेदारियां वो पूरी कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमसे पूछा था कि नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है।
جب انہوں نے پہلے پوچھا تھا, بالکل پوچھا تھا. اور اب یہ ان سے پوچھے نا, ہر چیز آپ نے میرے سے پوچھنی, ایسے نہ کریں, برٹش گورنمنٹ کو نواز شریف کا کیا سٹیٹس سے لینا دینا. بھائی آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اتنی بات بریکنگ نیوز ہے. نہیں, کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے یہ. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول کے گئے اور وہاں سے بریکنگ نیوز یہ ہے, بریکنگ نیوز یہ ہے, حکومت برطانیہ کو نیوز یہ ہے کہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نواز شریف 4 مہینے تک وہاں ہیں. جو کہہ رہے تھے آج میں اللہ کے پاس گیا اور کل اللہ ان کو زندگی دے لمبی, وہ ایک دن بھی ہاسپٹل نہیں گیا. یہ ہے بریکنگ نیوز. اس کو چھوڑ رشین مافیا, ہم نے اپنی سے ایشو نہیں, ان کو نواز شریف سے سر اٹ ڈزنٹ میک سینس. وائی وڈ دی برٹش گورنمنٹ میں تھکا ہوا اتنی بحث نہیں کر سکتا. میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. یہ پوائنٹ آف ویو ہے, مہربانی کر کے لے لیں, مہربانی کر کے لے لیں پوائنٹ آف ویو. یہ پوائنٹ آف ویو ہے, خبر ہے, دے ٹو ڈفرنٹ تھنگز. نہ یہ میں اپنا آف کورس میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, بیٹھا بتا رہا ہوں نا کہ پہلے آپ سے حکومت برطانیہ نے پوچھا کہ کیا چھوڑ دینا اس بات کو, کہہ دیا کیوں بار بار کہلوا رہی, کہہ دیا کیمرے پہ ریکارڈ ہو گیا. کیا آپ کا بڑا شو ہے, کیوں ایسے کام کرتی ہیں. لیو اٹ, وہ ریکارڈ ہو گیا, کہہ دیا, ایک دفعہ کہوں 10 دفعہ کہوں ایک ہی بات ہے نا. بہت بڑا لیڈر ہے ویسے بھی آپ لوگوں کا. اچھا بات سنیے میری, ان کو ہم نے لیٹر لکھ کے ہماری کوئی ہوگی نا قانونی ذمہ داری. اگر یہ غیر قانونی تو ان کو تو فکر ہی نہیں کرنی چاہیے. برٹش گورنمنٹ واپس لکھ دے گی ہمیں کہ جی آپ تو بڑا غیر قانونی لیٹر لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو واپس رکھ لیجئے. تو ان کو کیا پریشانی ان کے خلاف. یہ صرف اتنا جواب دیں کہ پوری قوم کو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا. وہ جو اللہ ان کو صحت دے, میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ ان کو صحت دے, وہ ایک صحت مند آدمی, ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے, اس کو بیمار کیا ہوا ہے جھوٹ بول کے. وہ ایک صحت مند آدمی جس کو اللہ صحت دے. آج گئے وہ کہ کل گئے, 4 مہینے سے سرجری کیوں نہیں ہو رہی, کسی ہاسپٹل کیوں نہیں ایڈمٹ ہوئے. اصل خبریں تو یہ ہیں, یہ پوچھیں ان سے, سوال آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. مینٹلی سک حکومت, مینٹلی سک گورنمنٹ, ذہنی طور پہ بیمار حکومت ہے یہ. بے شک. میں ابھی کوڈ پہلے آپ جواب دے دیجئے, پھر یہ محمد عدنان خان صاحب چیف ایگزیکٹو شریف میڈیکل سٹی کا خط میں آپ کو دکھانا چاہوں گی, اسکین کر کے چلائیے گا. اس پہ انہوں نے بڑی تفصیلی پلیٹلیٹ کاؤنٹ سے لے کے ان کے ہر جو ان کی بیماری ہے اس کی ڈیٹیل دی آپ کی تشفی کرنے کے لیے کہ وہ واقعی بیمار ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ میرے صاحب اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ جن کے پاس سو کالڈ اتنا بڑا مینڈیٹ ان کو لگتا ہے, سو کالڈ, اس کے باوجود بھی وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ 22 سال اپوزیشن میں رہنے کے باوجود ان سے ایک ٹیم نہ بن سکی. کہ جن کو برطانیہ جب نواز شریف کا سٹیٹس پوچھے گی تو یہ گھبرائیں گے. جی نہیں, اس سے پہلے والی بات نا, نواز شریف صاحب دیکھیں, نواز شریف صاحب کا برطانیہ پوچھ رہی ہے. جی میں یہی بتا رہی ہوں نا کہ 22 سال بیچارے اپوزیشن میں رہے, ایک ٹیم ان سے تیار نہیں ہو سکی. پکڑ تکڑ کے یہاں سے وہاں کے لوگ پکڑ کے اکٹھے کر کے جو جھرمٹ کٹا کیا. دیکھیں میں نے I did not interrupt him and I will not let him interrupt. چلیں تو آپ نے 2-3 دفعہ کر لیا نا, اس کے بعد چلیں اوکے فائن, سو you'll better watch next. دوسری بات یہ ہے کہ موصوف نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو تو جی کیا دیکھے گئے, آپ کو سوئے ہوئے تھے, آپ کی اپوزیشن میں جب آپ تھے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آپ کی کوئی سے نہیں تھی, آپ کو بولنا نہیں آتا تھا کیونکہ آپ کو کام کرنا پسند نہیں تھا. آپ وہ وقت بھول گئے جب آپ لائٹر دکھا کے کہتے تھے سول نافرمانیاں کرو, اس ٹائم عوام کو کس طرف لگاتے تھے. آج آپ کو بڑی باتیں آتی ہیں, کوئی بات نہیں, ہم لوگوں کو آپ نے جتنا بھی مدعا ڈالنا ہے آپ نے ڈالا. آپ کو 1000 دفعہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ sit and talk on the table, but they can't because ان کو اندازہ ہے کہ ان کے پاس ہے کون. روز تو بیچارے منسٹر بدل رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں سے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا پلاننگ کمیشن آج کس کو دینا ہے, کل کس کو دینا ہے. آج جو وہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے والے سو کال جنہوں نے پرنے ڈال کے آئے تھے صوبہ بنانے, آج وہ کہاں گئے ہیروز, سو کال ہیروز. وہ سارے جو قانونی ذمہ داریاں ہمیں دلا رہے ہیں یاد, وہ تو سوچے. اور بیماری کے اوپر یہ سکھ مینٹالٹی نہیں, انتہائی کم ظرف لوگ ہیں جو بیماریوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے محترمہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کے اوپر سیاست کی, آج میاں محمد نواز شریف کی صحت کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. سٹیٹس کیا آپ کے لیڈر کا, will he come back and in the meantime یہ ساری باتیں نااہل, انکمپیٹنٹ, مگر کیا یہ ملک کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے کہ اس ملک کا ایک قائد حزب اختلاف ہی غائب ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر باہر گئے ہیں, ان کا وہ بڑا بھائی ہیں اور اپنے بھائی کے پاس ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی چیز بھی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بے شک انہوں نے آنا ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہ آ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک چیز پلیز آپ پوچھ دیجئے مہر, میں آپ سے ذرا کوشچن کروں گی کہ آپ ذرا ادھر پوچھ دیجئے کیونکہ میرے پوچھنے پہ کچھ اور نہ ہو جائے, کہ وہ جو سو کال
कॉल्ड सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो ट्वीट के जरिए अवाम से राब्ता करते हैं, जो ये कहते हैं बाहर मुल्कों में जाके उन्होंने तरले किए, ये तरले किए कि जहां पे वो अवाम को, लोगों को बताते हैं कि मेरा मुल्क करप्शन में भरा हुआ है, मेरा मुल्क तो है ही करप्ट है, मेरा मुल्क, उनके रोने ही नहीं खत्म होते। तो जरा पूछें कि वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते, जिन्होंने अवाम का जेन्युइन मैंडेट लेके, मैं सिर्फ 1 सेकेंड, सिर्फ प्लीज मैं 1 सेकेंड लूंगी, जिन्होंने अवाम का सो कॉल्ड, इनकी अवाम का मैंडेट लेके, बाकी तो जो आए हैं वो तो शायद चने बेच के आए होंगे, या हमें तो लाशों ने वोट दिए। नासिर शाह साहब, ये क्रेडिट हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? सवाल हॉस्पिटल आप सबको पता है कि वो क्यों नहीं गए। उनके रज़ा गिलानी साहब की एट एन ऑल टाइम बेहतरीन रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया पार्लियामान में अपनी अटेंडेंस के हवाले से। ना नवाज शरीफ ने किया, ना इमरान खान ने किया, और बात मिलके सब करते हैं पार्लियामान की बुक्कत की, पार्लियामान को इज्जत देने की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, पहले तो इनको खिराज अकीदत तहसीन पेश करें, जिन्होंने इतना बड़े पैसे यहाँ पे लाए, बारिशें हो गई, ये जो इन्होंने करप्शन रोकी डेली वाली, जिससे अरबों रुपए इन्होंने खजाने में जमा कराए, फिर वो मुराद सईद वाले डॉलरों की बारिश हो गई, दीगर चीजें हो गई। इन्होंने ना कोई कर्जा लिया, ना IMF के पास गए, ना इन्होंने कशकोल उठाया, इन्होंने सारी मेहनतें की है ना जो इन्होंने वायदे किए थे। इसी वजह से आज कर्जे भी उतर रहे हैं, वो जो सर्कुलर डेट है वो भी खत्म हो रहा है। तो ये तो इनको तो बड़ा सराहना चाहिए, जो भी बैठ के मेरे भाई, ये सर्कुलर डेट ना आपसे काबू हुआ, ना PMLN से, ना इनसे हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो भी बातें कर रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहाँ से ये पैसे लाए जो पहले बातें करते हैं कि बारिश होगी डॉलरों की, और ये जी डेली अरबों रुपए की करप्शन होती है, हम रोक देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना IMF के पास जाएंगे, ना कशकोल फिराएंगे। वो तो हो गया ना, वो तो बातें बहुत दफा दोहरा दी। मुझे अब ये बताइएगा कि आगे बढ़ने के लिए पहले जरदारी साहब ने मिसाक मुईशत की बात की, फिर शहबाज शरीफ ने की, दोनों बार इन्होंने संजीदगी से नहीं लिया। अब बात कर रहे हैं कि निजकारी इदारों की नहीं होने देंगे। ये जब सिलेक्टेड हुकूमतें आती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, तब ये औने पौने दामों इदारों को बेचने की कोशिश करते हैं, और ये नहीं करने देंगे, मजदूरों के हकूक की पासदारी करेंगे। तो सर क्या बात है कि क्या मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आपको नहीं लगता अरबों रुपए जो रोज ब्लीड हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, उसमें मिल के पूरी कौमी क़यादत को सर जोड़ के बैठना चाहिए और एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए, चाहे वो एनर्जी के हवाले से नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी हो, चाहे वो आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो, कि ये चीजें महफूज रहें पॉलिटिकल शॉक से। क्या आपको नहीं लगता है करना है, या यही सियासतें करते रहने बैठ के? जी देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि हमारी क़यादत ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, शुरू के आप देख लें कि उन्होंने इन्हें हर तरह से कहा कि हम आपके साथ हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की आज क्यों नहीं जो हालत है। तो ये सीरियस होंगे तो होंगे ना, इनकी अपनी जो ये अभी क्या मैं कहूँ बोंगियां मार रहे हैं, बेतुकी बातें करते हैं, सीरियस इशू आएगा मुल्क के लिए, हमारी जो क़यादत है वो बिल्कुल एक कह रहे मेंटली बीमार हुकूमत है, कह रहे बोंगी हुकूमत है, यानी कि ये तो अलका बात किसी को नहीं माजी में मिले। मगर पहले देखिए कि 27% आपकी कीमतें किस तरह आलमी मंडी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि PTI का बड़ा खसूसी मौकफ होता था इस हवाले से। और ऑफ कोर्स आपका बिजली के हवाले से कौन सा गर्दिशी कर्जा है जो कि बलून होता जा रहा है, मुलाहिजा कीजिए। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला मियां साहब की वतन वापसी है, मुआशी बदहाली है, या फिर अपोजिशन का बढ़ता हुआ दबाव है। लेकिन हुकूमत को इस वक्त जो संगीन तरीन चैलेंज दरपेश है वो है तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा, जो 1900 अरब से तजावुज कर चुका है। गर्दिशी कर्जे की इस संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2008 में गर्दिशी कर्जा 228 अरब, 2013 में 480 अरब और 2018 में 1100 अरब रुपए था, और अब ये बढ़कर 1900 अरब तक जा पहुंचा है। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इसमें माहाना 4.5 अरब का इजाफा होता था। नून लीग के दौर में 10 अरब माहाना, और अब PTI की हुकूमत में इसमें माहाना 41 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। लेकिन इस संगीन तरीन खतरे के बावजूद हुकूमत की तरजीह मियां साहब है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी करके कौम पर जो एहसान जिताया जा रहा है,
हकीकत हाल ये है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में 27% कमी आई। आलमी मार्केट में जनवरी में तेल की कीमत $71 फी बैरल थी और ये अब कम होकर 50 से $52 पर आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आलमी मंडी में पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इसके नर्ख 112 रुपए फी लीटर हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर हुकूमत अब भी 39 रुपए 15 पैसे और डीजल पर 51 रुपए 31 पैसे टैक्स वसूल कर रही है। हैरान कुन अमर ये भी है कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ रही है, हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी टैक्स में 106% इजाफा करके अवाम को इस रिलीफ से भी महरूम कर दिया। सवाल तो ये है कि 1.5 साल में जो हुकूमत पावर पॉलिसी न बना सकी, क्या वो पेट्रोल पर इजाफी टैक्सेस और बिजली की कीमतों में इजाफे से गर्दिशी कर्जा कम कर पाएगी? न्यूज आई के लिए जहूर अवान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। माजी में आप कहते थे कि जब ये नहीं ट्रिकल डाउन होता और ट्रांसलेट होता आलमी मंडी की कीमतें आवाम के लिए, तो ये हमारे हुक्मरान जो है ना अपनी जेबें लाइन कर रहे हैं। आज बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर 50 रुपए फी लीटर आपको तेल मिल रहा है, आप 111 112 रुपए फी लीटर बेच रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स पूरी डिटेल्स अभी आपने सुन ली। सो अब ये क्यों ना माना जाए आपकी मंतक के मुताबिक कि आप लोग भी ये पैसा और ये इजाफी जो डिफरेंस है अपनी जेबें भर रहे हैं? जी महर, अरबों रुपए का फर्क कहां जा रहा है? 2 चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं आपको बड़ा क्लियरली। देखिए, एक तो हमने रीजनल, जब ये प्राइसेस का फैसला हुआ, तमाम रीजनल प्राइसेस हमने पुल आउट की। इंडिया में जो हमारे रुपए में कन्वर्ट करके जो पर लीटर पेट्रोल है, या डॉलर में अगर आप देखें तो इंडिया में जो पेट्रोल है वो तकरीबन 150 रुपए पर लीटर है। बांग्लादेश में तकरीबन 137 है। जितने भी जो आपका श्रीलंका है उसमें भी 130 से ऊपर है। और आप अपनी प्राइस देख ले तो जितने भी रीजनल कंट्रीज, अगर आप कहते हैं लेवी ज्यादा कर दी, लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ये कम हो रही है और इंशाल्लाह हम और कम करते जाएंगे। ये जो हम कुशन रख रहे हैं, ये कुशन इसलिए रख रहे हैं कि हमने कर्जे वापस करने हैं और उन कर्जों को वापस करने के लिए ये ऊपर से पैसे तो कहीं से नहीं आने। जो ये कर्जे लेते रहे हैं वो इसी अवाम ने पैसे दे रहे ना, आपने, मैंने, किसी न किसी कर्जों वाली हुकूमत। जी सुन ले, नहीं ये बिल्कुल कर्जों वाली लॉजिक देते थे और आप कहते थे कि नहीं फजूल बातें कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात बिल्कुल एग्जैक्टली लॉजिक होती थी। नहीं मैं इधर बात करने मैं आपको मैं बताता हूँ आपको खित्ते के रेट्स अगर बताते थे, लेकिन आप देखिए कि हमने कितना कर्जा वापस किया, इन्होंने कितना कर्जा वापस किया। हमारे लिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या छोड़ के गए, इनके लिए क्या था। हमने एक्सपोर्ट को 1.5 साल में आपने कितना बढ़ाया, मैं बताता, हमने अपनी तरफ से आज, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आफ्टर 10 इयर्स प्राइमरी सरप्लस में आपका मुल्क, आफ्टर 10 ईयर प्राइमरी सरप्लस ये होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट को साइड पे कर दें तो जो गवर्नमेंट की अर्निंग है थ्रू एक्सपोर्ट्स एंड अदर और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो बराबर है। हमारा जो IMF के साथ टारगेट था वो 153 बिलियन नेगेटिव में था कि अगर हम 153 नेगेटिव में भी हो तो IMF विल बी ओके, कि मतलब हमारा खर्चा और हमारी आमदन अगर 153 हम नेगेटिव भी हो, लेकिन हम 268 बिलियन प्लस में है। हमने इतनी बचत की, वो कैसे की? हमने अपने अखराजात कम किए। हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने घर का बिल खुद देते हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं। हमारे मिनिस्टर्स के पास 20 करोड़ की आवाम और वज़ीर आज़म अपना बिल पूरा देता है तो रोता भी है बेचारा बैठ के कि मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे। सुनते जाइए, मैं यही आपको बता रहा हूं कि हमने एक पैसा कहीं पे ज्यादा करने की कोशिश नहीं की। हम ये अवाम से नहीं कह रहे इनकी तरह के अवाम कुर्बानी दे, हम साथ खुद दे रहे हैं, हम साथ खुद दे रहे हैं, अवाम भी दे रही। अवाम ने तो देनी थी जैसे इनको ने दिया। अब मुझे पहले बात कर लेते पूरी। दूसरी बात आपने कहा कि एक कह रहा है ज़हनी तौर पे बीमार है, दूसरा ये तो इनकी जुबान है ना, बदतमीजी करना चाहे शौक से करें, हम भी इनको बहुत कुछ कह सकते हैं। तो जो जुबान इन्होंने इस्तेमाल करी वो करें। दूसरी उन्होंने बात कही, दूसरी बात उन्होंने कही, सुनो दूसरी बात उन्होंने कही कि बारिशें होनी थी, डॉलर होनी थी, वो बारिश ज्यादा होगी। तो वो इनके जो सिलेक्टेड चेयरमैन हैं, एक जाली डीड से एक खत निकला जिससे पता चला कि वो दूध पीता बच्चा अब चेयरमैन बन जाएगा। वो जो खत है वो वाले चेयरमैन जिनको उर्दू नहीं आती लेकिन वो यहां पर उनको कहे वो 4 सेंटेंस उर्दू लिख के दिखा दें। आपके शो में चैलेंज करता हूं, बिलावल भुट्टो 4 सेंटेंस कौमी जुबान लिख के दिखा दें। लेकिन अब बात करने दो ना बीबी, क्या हो गया आपको? अभी तो चीख रही थी, बात नहीं करने दे रही। अभी आप बोल, मैंने आपको तो इसलिए अभी बात करने दे, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। अच्छा, इनके जो हैं जो तो 2 लाइनें उर्दू की नहीं लिख सकते। वो कहते हैं जब बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो ये हमें ये बातें बता रहे हैं कि डॉलरों की बारिश। बहरहाल महर बात ये है, इमरान खान ना इनकी तरह सरे महल बना रहा है, ना इनके लिए पार्क लेन अपार्टमेंट्स बना रहा है। ये कहते हैं मिनिस्टर बदलते रहते हैं। पता है क्यों बदलते रहते हैं? जो परफॉर्म नहीं करता या हमें लगता है बेहतर जगह परफॉर्म करेगा वहां लगाते हैं। पता है क्यों? ऐसा कब होता है? जब आपका रिश्तेदार नहीं होता,
जब आप कौमी मुफाद सामने रख के अपॉइंटमेंट्स करते हैं। लेकिन जब हमजा शहबाज नहीं पंजाब चलाना है, जब लीडर मरियम नहीं बनना है, जब चिट्ठी के थ्रू बिलावल नहीं आगे आना है, तो तब कुछ नहीं बदलता। तब इसहाक डार समदी वहीं रहता है। तब आबद शेर अली को भले इलेक्ट्रिसिटी का पता ना हो, वही अफलातून होता है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ रहे हैं ना? उसकी एजुकेशन देख लें, उमर अयूब की देख लें, असद उमर की देख लें, इनकी देख लें, तो फिर कोई नहीं बदलता। फिर जितना मर्जी को नैला होगा कि खाला दा पुत्र हुंदा है, मासी दा पुत्र हुंदा है, जवाई हुंदा है, भाई हुंदा है, अली इमरान हुंदा है इन्हां दा, अली इमरान हुंदा है इन्हां दा, शहबाज शरीफ दा। 5 प्लाजियां दी, जिस प्लाजे के 5 फ्लोर है उसमें 12वां फ्लोर बेच देता है शेर का बच्चा। और वो जो उन्होंने वो जो बाहर से पैसा आता है गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, वो खा जाते हैं। तो जब आपके रिश्तेदार होते हैं ना, तो ये होता है। इमरान खान का, उसकी कैबिनेट का कोई स्कैंडल निकाले ना, आप भी निकाले, चैलेंज है आपको, इनको भी चैलेंज है। 1.5 साल में इनके तो रोज निकलते थे, जेड़ा पन्नो ही लाल है। अब मेरे ख्याल में मैं बोल लूं, बहुत हो गया। जब पहली बात तो इन्होंने कहा कि जी वो अरब नहीं आते थे, ये भूल गए हैं कि वो जो टर्की के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो तब इनके मौसूफ चेयरमैन जो थे उन्होंने तो बाइकआउट किया था, याद होगा आपको। चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था तो इन लोगों के धरने और जो कुछ था वो इनको शायद याद होगा, वो भी नहीं याद होगा। उसके बाद मेरा तो सवाल फिर वहीं पर है, आप जो इतने 30 मार खान, तोप खान बने हुए हैं, आप लोगों को पाकिस्तान क्या स्टेबल नहीं मिला? हम लोगों को क्या कुछ नहीं था उस टाइम पे? टेररिज्म अरूज पे था, लोड शेडिंग अरूज पे थी। आप लोगों को तो एक स्टेबल पाकिस्तान मिला। आज अगर आप आज कहते हैं कि टूरिस्ट फ्री पाकिस्तान है, तो दैट क्रेडिट्स नहीं जी, टूरिज्म टूरिस्ट भी मिला। ओके फाइन, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं मेरे ख्याल में बात कर लूं, 800% इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा कर दिए। आज एक अमेरिकन चीखते रहे, आपकी आदत है चीखने। इस टाइम पे जो टूरिज्म आ रहा है उसका क्रेडिट ये नहीं ले सकते। किसको देना चाहिए? ये आप देखिए कि किसने पिछले दौर में डेफिनेटली ये मेरी बात सुनिए कि पिछले दौर में जितना कंट्रोल हुआ वो इनके दौर में कंट्रोल नहीं हुआ। आप देखिए उस टाइम पे तमाम तर इदारों ने मिलकर, किसी ने बाहर से आके काम नहीं किया था, वो इसी उस दौर की हुकूमत और इदारों ने मिलकर काम किया था। चलो आप भी सलामी करें किन किन की वजह से आप आए हुए हैं। दूसरी बात ये पॉलिसी के मैंने बात की वजह से आए थे, ये तो आपको पता हो कि मोदी जीतेगा तो आपका फायदा होगा। पावर पॉलिसी की बात करते हैं, वाटर पॉलिसी हम लोगों ने बनाई, इनसे तो आज सड़क नहीं बन सकी। आप लोग इनके साथ बैठने को तैयार हैं? हम नहीं बैठे साहब, ये अवामी नुमाइंदे हैं। नहीं मैं क्या तरीका, आपको कौन सी 2 अक्सरियत मिल गई है? छुरी से शाप आपकी मेजोरिटी है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आई वांट टू रिस्पॉन्ड। चोरों की बात करते हैं, खुद कहां से उठ के आए हुए हैं? आप मुझे बताएं, चीनी और गंदम वालों का कहां पे क्या रिकॉर्ड? वो जो दवाइयां बेच के जिनका आना था बैतुल माल में पैसा, वो आज तक आया नहीं। उसके बाद दूसरी बात ये करते हैं, ये बैठने को तैयार नहीं है। मैं इधर हमारी पूरी ऑपोजिशन बहुत बड़े हैं, पूरी ऑपोजिशन। मैं वक्फा ले लूं, फिर आप कंटिन्यू करें। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मैं शाह साहब से एक बात पूछूं। शाह साहब, ये तो बैठने के लिए आपके साथ तैयार ही नहीं, यानी कि सिरे से यही तो बहस तो छोड़ ही दें, हुकूमत ही तैयार नहीं है। ये पहली हुकूमत होगी पाकिस्तान की जो हिज़्ब इख्तिलाफ के ऑफर्स के बावजूद तैयार नहीं है। मगर सर मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के मौकफ में जो 180 डिग्री का यू टर्न आया है पीएमएलएन के हवाले से, एनआरओ की इस्लाह दी जा रही है, नवाज शरीफ को भागने के हवाले से बातें की जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि मुल्क में कोई तैयार नहीं है मानने को कि नवाज शरीफ करप्ट है। इससे क्या समझा जाए सर कि आपकी ये सियासी डेस्परेशन है या हिकमत अमली है पंजाब में जो डेरा बनाए बैठे हैं बिलावल साहब, उसके तनाजुर में देखा जाए? देखिए, मैं जो इन्होंने कुछ बातें की, मैं उनका जवाब नहीं दे तो खैर है सर, मेरे सवाल का जवाब दें। बातों का और इस तरह के अपना कद बढ़ाते हैं, इस तरह के बोने चेयरमैन के ऊपर बात करके। ना ही मैं इनकी लीडरशिप को कुछ कहूंगा, हमने देखते हैं कि क्या वो समझते हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हम लोग तो हमेशा जब भी मुल्क की कोई बात होगी, कोई भी सिलसिला होगा, तो हम उसके लिए बिल्कुल, हमारी लीडरशिप, उन्होंने खुले दिल से कहा है कि मुल्क के लिए हम बात हुए, इसके बावजूद कि कितनी भी हमारी इनके साथ रंजिशें हों, सियासी इख्तलाफात हों, लेकिन जब मुल्क की बात होगी, मईशत की, मुल्क की सरहदों की, हम इनकी सपोर्ट करेंगे। इनकी नहीं करेंगे, वो हम अपने मुल्क की सपोर्ट करेंगे। अपने अवाम के लिए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए हम 2 कदम आगे आएंगे।
رہی بات یہ جو آپ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہہ رہی ہیں، تو دیکھیں ہماری لیڈرشپ نے کوئی ایسی بات کہی نہیں. کچھ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں صحافیوں سے پریس میں، اس میں غیر رسمی بات یا رسمی یہ غیر رسمی نہیں تھی سر. دس واز آن کسی نے سوال کر لیا، دیکھ لیں کسی نے سوال کیا تھا، میں سوال کا جواب ہی لوگ دیتے ہیں نا اپنا موقف. اس کا انہوں نے جواب دیا تھا. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ان کو ہونا چاہیے لیڈر آف دا اپوزیشن کو یہاں پہ، لیکن اس کے ساتھ جس بات کو زیادہ فوکس نہیں کیا گیا وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس کو بھی ہونا چاہیے، جو عموماً میں سمجھ گئی. میرا سوال آپ سے بڑا سادہ، میں مزید اس کو سادہ بنا دیتی ہوں. کیا نواز شریف جو ہیں وہ درست ان کی کنوکشن ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے؟ دیکھیں ان کو جو باہر بھیجا ان کے خود ڈاکٹرز نے، گورنمنٹ کے ڈاکٹرز نے. نہیں میں نے باہر بھیجنے کی بھی نہیں بات کی سر. ان کو وہ مجرم جو ان کو عدالتوں نے جو مجرم ٹھہرایا ہے صحیح ٹھہرایا ہے غلط ٹھہرایا ہے؟ یہ بھی عدالتوں کے فیصلے ہیں جس میں فیصلے عدالتوں کے ہی ہوتے ہیں نا، موقف آپ کا ہوتا ہے. جی موقف یہ ہے کہ جس عدالت نے ان کو جس بات میں سزاوار ٹھہرایا تھا اس کا بعد میں دوسرا فیصلہ بھی آ گیا تھا. تو یہ تو ایک بڑی دوسرا فیصلہ آ گیا تھا سر. کورٹ کے اس پر کیا بات کریں. پہلے 2 ججز نے کنوکٹ کیا، پھر 3 نے بھیجا، پھر ایک پورا عدالتی پروسیس ڈیو پروسیس فالو ہوا 1.5 سال کے لیے، اور پھر ان کی ایک کنوکشن ہو گئی. ہی ڈیڈ ناٹ ہیو ہز منی چینج. اور اس کنوکشن کے بعد میں آپ کی یاد دہانی کروں، آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ آج ثابت ہو گیا 1 نہیں 7 کی 7 پشتیں کرپٹ ہیں، ان میں کوئی شریف نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری نے 1 نہیں، میرا وقت کم اسی میں دکھا نہیں سکتی. میں ایک عرض کروں، پولیٹیکلی طور پہ کوئی نہ پیپلز پارٹی زم ہوئی ہے پی ایم ایل این میں، نہ پی ایم ایل این ہم میں زم ہوئی ہے. پولیٹیکلی آپ لوگ نے پالیٹکس کو ایک گالی کیوں بنا دیا ہے؟ پالیٹکس میں دین ایمان نہیں ہے. چور کو چور کہیں، کنوکشن کو کنوکشن کہیں، یا تو پھر 2 ٹوک کہیں کہ نہیں یار غلط ہے، ہی از ناٹ اے کنوکٹ. اپوزیشن کے طور پر ہم سب لوگ ساتھ ہیں، اور اس جو اپوزیشن میں ساتھ ہوتے ہوئے سر جو موجودہ گورنمنٹ میرے پیارے بھائی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ساتھ بیٹھیں تو چور جو ہے وہ نیک ہو جائے اور نیک جو ہے وہ چور ہو جائے جب آپ نے الیکشن لڑنا ہو. یہ تو پھر کوئی دین ایمان نہیں ہے نا. ایسا بالکل نہیں ہے. تو کیا ہے؟ لیڈرشپ نے یہ ایسا کہا ہے کچھ، اور میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی کوئی بات ہوئی ہو، لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس طرح کی باتیں آتی ہیں. یہ اسی طرح پالیٹکس گالی بنتی ہے اس ملک میں، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. کیا مطلب ہے نواز شریف صاحب نے جو ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ بھئی میرے یہ ہیں وہ ذرائع، اور عدالت میں جا کر کہا کہ وہ تو صرف ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی، یعنی ایوان میں جھوٹ بولا جاتا ہے، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں، مسلیڈنگ ہوتی ہے. کیسا ہے سر؟ آپ میں سے کس کی بات کے اوپر بھروسہ کیا جائے پھر؟ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ از بیسکلی جسٹ فار دیٹ سیکنڈ. اسٹیٹمنٹ ایک ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان پہ جب تفصیل سے دیکھا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فرق آتا ہے. لڑانا ضرور ہے سانو، نہیں لڑانا نہیں ہے سر، بس یہ سمجھنا ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں عوام کے ساتھ. میری بات سنیں شاہ صاحب، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ اور پھر آپ ختم کروں. شاہ صاحب شریف آدمی ہے، نہ ان کو اتنی کرے اتنے اوکھے سوال نال پوچھو، اور کیوں جان لینی ہونا دی. یہ وہ بات جو تھی کہ آپ رلتے کیوں نہیں، مل کے نہیں بیٹھتے، رل کے اڈو، وہی ایک بات ہے، رل مل کے اڈو. یہ وہ والا کام چل رہا ہے. تو آپ ان کو نابشہروں کو تنگ کریں، یہ مل کے ہی انہوں نے کھایا. میں جس بات پہ آپ کے شو پہ آیا تھا وہ بات ہو جائے. ناصر صاحب ایک سیکنڈ، ناصر صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں ایک سیکنڈ. جس بات پہ میں آپ کے پاس آج آیا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے، پہلے 8 مہینوں میں ہم نے 40% ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے، اپنا ترقیاتی بجٹ جو 40 پچھلے 6 سالوں میں، جن میں ان کی 5 سال حکومت تھی، 4.5 سال، کبھی بھی 32% سے زیادہ پہلے 8 مہینوں میں ترقیاتی بجٹ نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں ہم تیاری کے بغیر آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا، نوکریاں آئیں گی، نوکریاں بڑھیں گی، چلے گا. جب آپ کے 17 بلین کراچی پشاور سے لے کے کراچی تک روڈز کے اوپر لگے گا، جب آپ کے اور پروجیکٹ شروع ہوں گے، آپ کے ڈیمز کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے، آپ کی دوسری چیزوں پہ لگ رہا ہے، تو کنکریٹ سب کچھ یوز ہوگا وہاں پر، وہاں پہ اکوپمنٹ ہوگا، وہاں پہ نوکری. آخری بات کر، میری بہن سے ایک سوال لے کے دینا ہے. اوکھے سوال نہیں آپ نے پوچھنے جیسے ان سے پوچھے تھے ناصر صاحب سے. یہ مل کے ہی لوٹیں گے دوبارہ اگر انہیں کبھی موقع ملا. ہم نے سوال ایک پوچھنے، جو مریض آج، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں صحت مند ہے، اللہ انہیں زندگی دے، جو مریض ان کے بقول آج اللہ کے پاس جا رہا تھا کل، اور اگر کل تک سرجری نہ ہوئی تو انہیں کچھ ہو جانا ہے، وہ 4 مہینے سے ہاسپٹل کیوں نہیں گئے؟ یہ پوچھ کے بتائیے. ادھر ادھر کی باتیں نہیں. یہ بات کہ میرا ٹائم لینا چاہ رہے ہیں، وہ بڑی سیاست یہاں پر کھیلی ہے، لیکن اگر اکیلے معیشت کو پٹری پہ لگا گئے تو آپ سمجھتے ہیں لگا گئے نا اللہ کے کرم سے، لگا گئے اللہ کے کرم سے. ابھی تو میئر صاحبہ پہلی دفعہ ایکسپورٹ
5 सालों में पहली दफा अभी तो वो सिर्फ बेचारे तख्ती पे तख्ती लगा रहे हैं, अभी तो वो तख्तियों पे तख्तियां लगा रहे हैं। इनको ये बड़ी तकलीफ हो रही है ना कि जो लोग आते हैं पार्लियामेंट में या वो आते हैं, वो तमाम लोग वोट लेकर आते हैं, इनसे लेकर नहीं आते, इनके तो प्राइम मिनिस्टर के 11 दफा शहबाज शरीफ 11 दफा हो गया आपका। बहुत 11 दफा 10 साल में पंजाब असेंबली में आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट ही की जा सकती है कि प्लीज सियासी आगाही और शऊर के अंदर अपना इजाफा कीजिए। हर बयान जो है वो उसको परखा करें, समझने की कोशिश किया करें, बिकॉज ये बहुत आसान हो गया है हमारे पॉलिटिशियंस के लिए कि ये तो सियासी बयान था। सियासी बयान के लिए भी अब इनको जिम्मेदार ठहराया करें, और ये ताकत सिर्फ आपके पास है क्योंकि आपके वोट में वो ताकत है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।